पहली एक्सपेंशन पढ़ा दी, दूसरी एक्सपेंशन पढ़ा दी, मैंने तुम्हें n कॉम्बिनेशन 0 n कॉम्बिनेशन n का मतलब बता दिया, और इसके साथ साथ फिर मैंने तुम्हें n कॉम्बिनेशन 1 भी बता दी। मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ फिर भी ना कि क्या क्या जी चीजें हो गई, आगे फिर तुमको मोटी मोटी बातें ऐसी ही नजर आ गई। तो इसके साथ मैंने तुम्हें एक तो बता दिया, n कॉम्बिनेशन 1 भी बता दिया, सही है, विच इज n, और मैंने तुम्हें रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स भी बता दिए। जी ठीक है, कि पहला लास्ट के, सेकंड सेकंड लास्ट के, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये बात वक्त वेरिएबल्स मालूम करने होते हैं ना कोफिशिएंट्स के थ्रू, तब ये वाली चीज जी काम आती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैंने लिखा ना n कॉम्बिनेशन 2, तो अब ये जी बराबर होना चाहिए n कॉम्बिनेशन n माइनस 2 के, ये वाली बात हो रही है। जी ठीक है ना। अच्छा, और मैंने तुम्हें जनरल टर्म का फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर दिया था, सही। जी अब वो मैं देखूंगा उसमें अगर कुछ सवाल अब मिल जाएंगे, क्योंकि ए लेवल्स में वो टॉपिक मुझे मिला नहीं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जब आप एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं तो आप nth टर्म, जैसे हम लोग सीक्वेंस में nth टर्म पढ़ते थे ना, जी सीक्वेंस में nth टर्म पढ़ते थे ना, तो इन जी जी एक्सपेंशंस में जो ये वाली चीज देख रहे हो ना, ये हाँ बायनोमियल एक्सपेंशन की nth टर्म है। ठीक है, तो सही। अब जब आप ये एक्सपेंशन पढ़ ही रहे हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा समझ भी लें, सीख भी लें। ठीक है, हम्म काम ही आएगी। अच्छा, अब उसके बाद जो कुछ चीजें रह गई, एक तो मैंने तुमको ये वाला फॉर्मूला जो n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला है वो सिखा दिया था, सही है। जी जी ये तो फॉर्मूला है, ये चीज है जो बाज औकात गड़बड़ करती है कोफिशिएंट्स मालूम करते हैं। ठीक है, अब ये समझ लो, आमतौर पे लोग इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जी जरा समझ लेते हैं। ठीक है, आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं सर? मैंने रिकॉर्ड पे, हाँ लगा दिया रिकॉर्ड पे। तो अब हम बात करेंगे कि भाई ये फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, हमारी किताब में भी ये फॉर्मूले मौजूद है, मगर इसी तरह से है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए ऐसे का ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, मैं ठीक। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इस तरीके से आया कैसे है। ठीक है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि ये हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूला तो वही है आपके पास, n कॉम्बिनेशन r। और ठीक है, और अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब ये तुमको पता है कि ये है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ। और फिर ये जाएगा मल्टीप्लाई बाय n माइनस r प्लस 1 तक। ठीक है, अभी समझाऊंगा इसका मतलब। ठीक। और नीचे फिर हमारे पास आ जाएगा r मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय r माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं कि भाई हाउ। हम्म, जी सर आपकी आवाज़ लैग हो गई थी। नहीं मैं कह रहा हूँ हम बात करने जा रहे हैं कि ये हाउ कैसे बना है ये फॉर्मूला, सही है। ठीक। तो ये समझ लोगे तो फिर इसको याद नहीं करना पड़ेगा, याद करते हैं तो फिर कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमने आपको फॉर्मूला तो पढ़ाया हुआ है ना। ठीक है, अगर मैं उस जी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बात करूं तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ इतना लिखूं, 5 कॉम्बिनेशन 2 लिखूं। ठीक है, एक मिसाल ले ली मैंने बात को समझाने के लिए। अब मैंने तुम्हें जी क्या बताया हुआ है, एक तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया हुआ है, एक सेकंड, जी एक तो मैंने तुम्हें इसका फॉर्मूला बताया, फिर मैंने तुम्हें कुछ इसके डायरेक्ट तरीके भी बताए थे लास्ट क्लास में। ठीक है ना, हम्म, यानी अरे भाई क्या चल रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ, एक तो हो गया फॉर्मूला सीधा सीधा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 कौन 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ, इंटू 3 फैक्टोरियल या 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। मैं फिलहाल फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला सही है। ठीक है, फिर मैंने तुमको ये सिखाया कि यार आपके पास ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो आप कम से कम ये समझ जाइए कि नीचे क्या है आपके पास, कम से कम 2 फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल। या 3 फैक्टोरियल है।
इससे ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, या तो हम्म। 2 का फैक्टोरियल है या 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल है, और ऊपर फिर उतने ही फैक्टर्स हैं आपके पास इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सही। जी इस फॉर्मूले में ये वाला स्किल लगा है, ठीक है, ये जो ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा ना ग्रीन से, जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे बना है, उसमें जी ये वाला स्किल लगा है, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला अपनी इस हालत में समझ में नहीं आता, ये फॉर्मूला समझ में नंबर्स की ही हालत में जाकर आता है। अब अगर मैं यही कॉम्बिनेशन 2 लूं और इसको अब लिखना शुरू करूं 5 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है, मैंने तुमको ये बता दिया, नीचे लगेगा 2 का फैक्टोरियल और ऊपर 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। सही। जी तो नीचे तो आ गया 2 का फैक्टोरियल, विच, चलो 2 फैक्टोरियल ही हो गया, फिलहाल मैंने 2 फैक्टोरियल लिखा। सही। हम्म और ऊपर 2 फैक्टर्स आएंगे, एक आएगा 5 और दूसरा आएगा 5 माइनस 1। पर बात समझे? मतलब उससे एक कम आएगा क्योंकि नीचे एक दो कम, हैं तो टोटल दो हाँ, आएंगे ऊपर। यानी कि नीचे 2 का फैक्टोरियल है, तो ये तो समझ में आ गया कि ऊपर 2 फैक्टर्स आएंगे। वो 2 फैक्टर्स आते कैसे हैं? पहला तो जो नंबर है n, वही आता है, जी और एक ये एन n, से एक कम आएगा। ठीक है, और उसके बाद वाला n से 1 कम आएगा, अगर उसके बाद कुछ और आएगा तो वो n से 2 कम आएंगे। दो कम। सही है ना? हाँ। जी इसी तरीके से नीचे के 2 फैक्टोरियल देखो, पहला फैक्टर आएगा 2, अब दूसरा फैक्टर 2 से 1 कम आएगा, विच मीन्स 2 माइनस माइनस 1। वन। अब ये मैं -1 करके क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि अभी तो नंबर है ना, आपने नंबर को 5 को 1 लेस किया, आपको पता है 4 आता है, आपने 2 जी को 1 लेस किया, आपको पता है 1 आता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा नंबर नहीं है, वेरिएबल्स भी है, ठीक है, ठीक। वो भी आएंगे। तो अभी मैं नंबर्स के साथ समझा रहा हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक और मिसाल ली, 7 कॉम्बिनेशन 4, थोड़ी बड़ी मिसाल ले ली। अब 7 कॉम्बिनेशन 4 का मतलब है नीचे 4 का फैक्टोरियल, जी यानी नीचे क्या आएगा? पहले आएगा 4, फोर फिर आएगा 4 माइनस 1, वन फोर फिर माइनस आएगा टू 4 माइनस 2 और फिर आएगा टू। 4 माइनस। ऐसा कभी कोई करता नहीं है, मैं क्योंकि फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये लिख रहा हूँ, वरना लिखोगे तो वही 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है। जी अब क्योंकि मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसका ग्राउंड बना रहा हूँ। अच्छा, ऊपर कितने फैक्टर्स आएंगे? और चार। 4, ठीक है। आम हालात में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ बात। तो पहले हो गया 7, दूसरा हो गया 7 माइनस 1, तीसरा क्या हो गया? 7 - 2। 7 माइनस 2, चौथा क्या हो गया? 7 - 3। 7 माइनस 3। सही है, इतनी बात समझ गए ना? जी अच्छा, अब देखो जरा, ऊपर जो तुमने पहला फैक्टर बनाने के लिए तुमने जो भी तुम्हारा n था उसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया। सही है, जी एज इट इज लिखा हो। एज इट इज लिखा, यानी मैं कह सकता हूं मैंने 7 में से फैक्टर नंबर से एक कम चीज माइनस कर दी। ये बात समझ में आई? जी यानी ये पहला फैक्टर है, ठीक है, पहला फैक्टर बनाने के लिए मैंने 7 में से 1 नहीं माइनस किया, पहला फैक्टर बनाने के जी लिए मैंने 7 में से 1 का एक लेस जी, 0 एक माइनस किया। माइनस कर दिया। जी अब ये दूसरा फैक्टर बनाया तुमने, अब जो दूसरा फैक्टर बनाया तो फैक्टर सेकंड है, लेकिन 7 में से 2 नहीं माइनस कर रहे तुम, 7 में से 2 वन का माइनस एक, कर रहा है। एक कम माइनस कर रहा है। यानी अब अगर इसी में चलता रहूं मैं और चलते चलते इसमें पूछूं भाई छठा फैक्टर क्या होगा, तो वो छठा तो फैक्टर क्या वो होगा? छठा फैक्टर -5 कर देंगे। 7 - 5। 7 माइनस 5 होगा। यानी जो सा भी फैक्टर तुम बना रहे हो वो फैक्टर नंबर से एक लेस होगा। हम। सही है। जी अच्छा, अब जरा देखो, ध्यान देना, अब जनरलाइज कर रहा हूं इसको, यानी हमेशा नंबर नहीं आएंगे। मेरे पास है n कॉम्बिनेशन r। सही है। ठीक। अब बताओ ऊपर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनाओगे? आर। r नंबर ऑफ फैक्टर्स बनाओगे, ठीक है, यानी मैं यहाँ लिख देता हूं, देयर विल बी r नंबर ऑफ फैक्टर्स। सही। अच्छा, अब जी शुरू करते हैं कहानी।
तो पहला फैक्टर तो आपका n ही हुआ, पहला फैक्टर तो आसान सी बात है। जी दूसरा फैक्टर आपका n-1 ही हुआ। जी तीसरा फैक्टर n-2 हुआ। अब r का क्या मतलब होता है? r का कोई फिक्स मतलब तो होता नहीं है, 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। सही है। जी तो हम कंटिन्यू करते हुए गए और यहाँ बना रहे हैं आर्थ फैक्टर। अभी मैंने लिखा नहीं उसको। सही है, आर्थ फैक्टर। सही है। जी अच्छा, और नीचे आ जाओ। अब नीचे r का फैक्टोरियल है, तो r का फैक्टोरियल तो बड़ा सीधा सीधा सा है। पहली चीज क्या हो गई r, दूसरी चीज हो गई आर r माइनस माइनस वन वन, फिर हो गई r-2, प्लस टू। और ये तो करते 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 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 पे ही आके रुकेगी। सही। ठीक। फैक्टोरियल तो ऐसे ही होता है ना, जहां से भी शुरू हुआ आखिर में 1 पे खत्म होता है। जी अब मैंने बीच में डॉट्स इसलिए लगाए क्योंकि मुझे नहीं पता कि r की वैल्यू एक्चुअली क्या है, तो वो चलती रहेगी और आखिर में जाके 1 पे ही रुकेगी। सही। जी अब मसला खड़ा हुआ है r फैक्टर का। मैंने तुमको जो इससे ऊपर 7 फैक्टोरियल 4 वाली मिसाल दी, उसमें मैंने तुम्हें जी कहा कि भाई 4 फैक्टर्स बना रहे हो, तो चौथे फैक्टर में क्या करोगे, n में से 3 को माइनस करोगे। जी सही है। तो आर्थ फैक्टर बनाने के लिए तुम n में से कुछ माइनस करोगे। क्या n में से r माइनस करोगे? यस चौथा फैक्टर बनाने के लिए, चौथा फैक्टर यानी कि ये 7-3 वाला हिस्सा देखना दोबारा। सही है। जी तुमने चौथा फैक्टर बनाने के लिए 7 में से, अबे यार, तो तुमने चौथा फैक्टर बनाने के लिए 7 में से क्या माइनस किया था? 3 3। अब ये फैक्टर कौन सा है? फोर्थ। तो हम 4। इसमें से यानी आर माइनस वन माइनस करेंगे। हाँ, यानी मैंने जब मैंने चौथा फैक्टर बनाया था तो 7 में से माइनस किया था 4 का एक लेस। एक का लेस। सही है ना। जी तो जब आर फैक्टर बनाओगे तो n में से माइनस करोगे r का एक लेस। लेस। सही। और जब ये ब्रैकेट खोल दोगे तो ये हो जाएगा n-r+1। समझे बात? यस तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले को सही तरीके से पूरा लिख दूं, तो n कॉम्बिनेशन r बराबर हो गया n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 अप टू r फैक्टर विच इज n-r+1। ये याद रखना है प्लस कैसे हुआ था। ये मल्टीप्लाई हो गया ना बाय वाले हाँ माइनस से। हाँ, क्योंकि मैंने n में से जो r-1 का यानी कि r से एक लेस चीज माइनस की है, तो प्रॉब्लम क्या है, वो तो पूरा ब्रैकेट में था। अब इस साइन जी में गड़बड़ कर देते हैं अक्सर लोग। ठीक है, इसलिए समझाया है कि पता होगा कैसे आई हैं चीजें, तो ज्यादा आसानी होगी जहन में रखने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये सारे का सारा फिर बाकी एज इट इज। ठीक है। इवेंचुअली लोगों को ये फॉर्मूला ही जहन में बिठाना होता है, लेकिन वो बना कैसे ये पता होता है तो चीजें आसान हो जाती है। सही होगी बात। जी अच्छा, उसके बाद मेरे पास था फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था। ये फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल वाला पॉइंट तो खैर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी समझ में आ रहा होगा। सही है। जी एन फैक्टोरियल का मतलब है एन से शुरू करोगे कहानी, 1 पर आकर रोक दोगे। सही। अब इसके जी मैं कुछ कुछ सवाल, यानी कि चीजें तो मैंने एक्सप्लेन कर दी ना सारी की सारी। अब मैं इसके कुछ कुछ हर चीज के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स, बेसिक बेसिक एग्जाम्पल्स कर लेता हूँ, ताकि जरा ये थोड़ी बहुत बातें समझ में आ जाए। मैंने उस दिन कोई सवाल किया है या सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही हुई थी उस दिन? किस दिन? कल, मतलब लास्ट कल तो क्लास क्लास में। नहीं हुई। हाँ। नहीं, बस एक्सप्लेनेशन हुई थी। हाँ। अब जरा, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन है ना, इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, खासतौर पर जो स्किल्स सिखाए हैं, स्किल्स के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैं एक एक दो दो सवाल थोड़े से डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। जैसे, अच्छा ये तो मुझे याद है मैंने इस तरह का एक सवाल किया था। 1 + x की पावर
10 जैसा, इसको 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करने के लिए कहा था मैंने, ऐसे एक सवाल किया था, जी। ठीक है ना, ये तो क्लियर था। फिर उसके बाद हम्म, मैंने एक सवाल और कुछ इस तरह से किया होगा तुम्हारे साथ, 5 माइनस 3x की पावर मिसाल के तौर पर 6, सही है। और मैंने इसके दोनों एक्सपेक्ट डिस्कस किए होंगे तुमसे, कि आप इसको a प्लस बी की पावर n या a माइनस बी की पावर n, जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप इसको इससे भी एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, जी। और आप इसको इससे भी एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। जी। अच्छा, a प्लस बी की पावर n से अगर एक्सपेंड करने बैठे तो 5 और 3 की पावर्स फिर बहुत बड़ी बड़ी आना शुरू हो जाएगी, यानी 5 की पावर 6 आएगी तो बहुत जहमत हो जाएगी, सही। जी। तो हम लोग फिर आमतौर पे इससे नहीं एक्सपेंड करते, हम लोग इसमें से 5 कॉमन लेके एक नंबर कॉमन को लेके। 1 बनाते हैं, ठीक है, जी। और 1 को मैक्सिमम पावर देते हैं, और जो भी आपका 3/5x बचता है, सही है ना बात, जी। उसको फिर आप मिनिमम पावर से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है, सब कुछ एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है। हम्म। तो इस तरह वाला केस हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जी। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए तुमको मैं सवाल भेज दूं, एक आध सवाल भेज दूं इसकी प्रैक्टिस के लिए। आप भेज दें। अच्छा, जब तक मैं, यार बुक नहीं रखी मैंने तुम्हारे फोल्डर में, अच्छा एक मिनट होल्ड करो, मैं इसमें से बुक नहीं रखी मैंने अभी तक। मैंने तुम्हें ड्राइव का फोल्डर भेज दिया, दूसरा वाला जी। जिसमें जी, मैंने बाकी फोल्डर, एक फोल्डर मेरे पास है। एक एक तो तुम्हारा फोल्डर बनाया है मैंने, जी। और एक फोल्डर और है जिसमें सारी किताबें रखी है मैंने, ए लेवल्स की, वो भेजा है नहीं लिंक। उसमें, नहीं नहीं, बस इसमें सीरीज है, फिर उसके अंदर जाके आगे हाँ 3-4 फोल्डर्स और हैं। हाँ, नहीं वो तो स्पेसिफिकली मैंने तुम्हारे उसके लिए बनाया ना, जो नोट्स वगैरह बना, एक जी। जी। बुक फोल्डर मैंने बनाया हुआ ए लेवल की, मेरे पास जितनी किताबें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, वो सब उसमें रखा हुआ है। अच्छा, जब तक वो बुक खुल रही है तब तक मैं आगे चलता हूँ, फिर इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तुमको भेज देता हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये वाले बेसिक सवाल थे, ये तो हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चार चीजें और आती हैं, एक तो ये हिस्सा तो हम कर चुके, अब एक चीज आपको कहा जाएगा, बेसिक से चल रहा हूँ, 8 कॉम्बिनेशन 4, इसकी वैल्यू विद और विदाउट कैलकुलेटर दोनों आना चाहिए। अब विद कैलकुलेटर आता है ये यूज करना, हाँ, मैं देखता हूँ, मुझे आ जाएगा शायद। कैलकुलेटर में सी का देखोगे ना साइन तो हाँ, बना होता है। फंक्शन कीज में तुम्हें एक की दिखेगी NCR, और उसके साथ एक की और मिलेगी NPR, ठीक है। तुम्हारा काम जी। NCR से है। NCR किसके बराबर था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल आर इंटू n माइनस फैक्टोरियल r, इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ, और NPR तुम्हारा होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इस फॉर्मूले से खैर काम नहीं है, खैर ये दो कीज तुम्हें नजर आएंगी, ठीक है। तो वो फिर तुम जो है वो जब इनपुट करोगे तो पहले 8 लिखोगे, फिर वो वाली की दबाओगे, और फिर जो है वो 4 दबा दोगे, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर कैलकुलेटर से पता लग जाएगा, सही है। जी। जी। और दूसरा है फिर आपका विदाउट कैलकुलेटर। अब विदाउट कैलकुलेटर में जब आप आते हैं तो फिर उसमें एक है फॉर्मूला, जी। और एक है थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड कह लें, फॉर्मूले से ही है वो भी बेसिकली, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले से भी कर दे रहा हूँ एक दफा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मैं उतनी जी। ही बात कर रहा हूँ जितनी जरूरी है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन नहीं कर रहा तुमको, क्योंकि ये तुम कर लोगे, हम्म, ठीक है ना। तो मैं जी। कम से कम टाइम जाया कर कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। अच्छा, दूसरा फिर डायरेक्ट मेथड है। अब नीचे इत्तेफाक से है ही 4 का फैक्टोरियल, तो अब आपको पता है 4 फैक्टोरियल या 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, दोनों सूरतों में नीचे 4 का फैक्टोरियल ही आएगा। जी। तो ऊपर कितने फैक्टर्स चाहिए, 4। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 और नीचे 4 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल बचा, मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 2 बाय, मल्टीप्लाई बाय 1। हाँ। अब इसमें एडवांटेज क्या है, आपने 3 और 2 को 6 से डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, जी। और आपने 4 और से 8 4 को से कैंसिल, 8 2 है।
अब 7 5 अपॉन 1 35 और 75 मल्टी 70 35 और 2 70 आ गया आंसर आपका। 70 अपॉन 1 तो 70। तो 70 हो गया, ठीक है। तो विदाउट कैलकुलेटर दो तरीके हैं, एक है आपका डायरेक्ट मेथड और एक है आपका फॉर्मूला मेथड। अब ये पढ़ाने वाले के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो किस मेथड पे आपको रीइंफोर्स कर रहा है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट भी कर रहा है तो वो भी मैंने रख दिया तुम्हारे सामने, फॉर्मूला कर रहा है तो वो भी रख दिया। कैलकुलेटर से तो खैर आप कर ही लेंगे, सही है। जी। तो कैलकुलेटर से तो ज्यादा मसला नहीं है। अब वो फॉर्मूला या डायरेक्ट दोनों मेथड आने चाहिए ताकि पढ़ाने वाला कैसे भी पढ़ाए आप उसको समझ सके। अच्छा अच्छा, एक और तो दूसरा पेपर में हमें वो कुछ बोल तो नहीं सकते ऐसे कि आप लाइक सिर्फ आप डायरेक्ट करके दिखाओ, या हम नहीं कैलकुलेटर भी नहीं यूज कर सकते नहीं हैं? नहीं, हाँ हाँ, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अच्छा फिर इसमें साथ में एक एग्जाम्पल और मैं डाल दूं, जब आपके पास, मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स पे नहीं जा रहा, सीधी सीधी सी जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो कर रहा हूं ताकि बेसिक सही हो जाए, तो एडवांस तो फिर कर ही लोगे, ठीक है। अब जैसे ये आ गया, अब इसको भी वो कह रहा है एक्सपेंड करो, अब ये तो कैलकुलेटर से हो ही नहीं सकता ना। जी। अब इसको जब एक्सपेंड करोगे, अब देखो, अब वो जो अभी आज एक जनरल फॉर्मूला एक्सप्लेन किया ना मैंने, वो मदद करेगा उसमें तुमको। अब क्या हो जाएगा, नीचे क्या है, 4। 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो तुम उसको लिख दो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ऊपर कितने फैक्टर्स, 4 ही आएंगे तो n, फिर n-1, n-2, n-3। से। अब अगर तुम यहाँ फॉर्मूला लगाते तो फिर फॉर्मूला लगा के फंस जाओगे, क्योंकि अगर फॉर्मूला लगाते तो शक्ल क्या निकलती, फिर शक्ल निकलती n n फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन अपॉन 4 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल n-4 और फिर फैक्टोरियल। n माइनस। अब इसमें आप क्या करेंगे आप नहीं जानते, नहीं आ सकता ये कैलकुलेटर से। सही है ना। तो फिर आप कैलकुलेटर से भी नहीं आ सकते, और वैसे भी फिर आप n का फैक्टोरियल या n-4 का फैक्टोरियल बनाना है मुश्किल काम हो जाएगा, सही है। तो जी। फिर आपको यहाँ पर ये डायरेक्ट मेथड ही काम आता है, सही है। तो सिचुएशन देख के आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यार मेरे लिए क्या करना ज्यादा बेहतर है। अब अगर मैंने जैसे पहला सवाल कराया ना तुम्हें 8 और 4 वाला, उसमें जी। मैंने तुम्हें बताया विद कैलकुलेटर भी हो सकता है, विदाउट कैलकुलेटर भी हो सकता है। विदाउट कैलकुलेटर में दो तरीके हैं, फॉर्मूला भी है और डायरेक्ट भी है। अब ये तो 8 कॉम्बिनेशन 4 में तो आप कुछ भी लगा दें, आजाद हैं आप, ठीक है। जी। लेकिन जब आप n कॉम्बिनेशन 4 या 5 कॉम्बिनेशन r जैसी चीजों में जाएंगे, तब जाकर आपको परेशानी हो जाएगी। तब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यार फॉर्मूला यूज कर लूं कि डायरेक्ट मेथड यूज कर लूं। कैलकुलेटर तो खैर आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया ना, जी। ठीक है। तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा सवाल देखकर कि क्या होना चाहिए, तो इसलिए फिर चीजें सारी पता होनी चाहिए, तो फिर आप उसमें से बेहतरीन जो चीज है उसका डिसाइड कर पाएंगे। जी। अच्छा फिर ये हो गया, एक्सपेंशन मैंने सिखा दी, एक्सपेंशन क्लियर है ना। जी। जी। अच्छा अब आओ जरा एक्सपेंशन से रिलेटेड, अब सवाल पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक्सपेंशन एक्सप्लेन की थी, अब उससे रिलेटेड एक सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सवाल पूरा नहीं लिख रहा मुझसे, ठीक है, ठीक। बुक से ही उठा रहा हूँ सवाल। क्या है सवाल, कह रहा है व्हेन 2 प्लस के एक्स टू द पावर 8 इज एक्सपेंडेड, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5। जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो उठा रहा हूँ मैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5 is 2 times the coefficient of x4, is 2 times the coefficient x4, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि एक तो, अच्छा पूरा ही लिख देता हूं मैं, ये पूरा लिख देता हूं, गिवन दैट k इज ग्रेटर देन 0। ये बात बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता रहे कि आपका साइन प्लस का रहेगा, ठीक है। जी। जी। गिवन दैट k इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अब ये आपकी एक्सपेंशन और बायनोमियल कोफिशिएंट उनसे रिलेटेड एक सवाल,
सही है। जी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मतलब तुमको रिलेशन बनाना पड़ेगा। समझ आ गई बात? जी। जब हमने एक वो इक्वेशन, बनाया था कि दो वाले जो इज इक्वल्स टू सेम होते हैं। हाँ, लेकिन अब उसने, एक तो वो हमें पता है, ठीक है, उसने जो दिया हुआ उसको यूज करके बनाना पड़ेगा। यानी एक तो हमें पता है कि पहला लास्ट के बराबर है, दूसरा जी, सेकंड लास्ट के सेकंड बराबर है। लास्ट के अच्छा, बराबर है। अब अगर सिर्फ कोफिशिएंट्स लेके चलोगे, अगर मैं सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखवाऊं तुमसे, तो पहला कोफिशिएंट है 8 कॉम्बिनेशन 0, जी, वो बराबर है 8 कॉम्बिनेशन 8 ए के। कॉम्बिनेशन 8 के। अब इसको अगर इक्वल रख भी दोगे तो तुम्हें फायदा कुछ नहीं है। कैसे? सोचो, तुम्हें किस चीज की वैल्यू मालूम करने के लिए कह रहा है सवाल? ए की वैल्यू फाइंड करने के एक ही। लिए। अब तुमने मुझे मिसाल के तौर पर कहा 8 कॉम्बिनेशन 0 बराबर 8 कॉम्बिनेशन 8, तो इसका जी, मैं क्या करूं? इसमें के कहाँ है? नहीं है, ठीक है। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाला भी ले लूं तो मुझे पता है 8 कॉम्बिनेशन 1 बराबर है 8 कॉम्बिनेशन 7 के। कॉम्बिनेशन 7 के। वो ठीक है कि कोफिशिएंट्स बराबर हैं आपके, लेकिन कोफिशिएंट्स जी को बराबर रख के कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जी वो चीज जो मालूम करनी है वो तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रही ना। तो जी। इसका मतलब है सिर्फ कोफिशिएंट्स को तो कंपेयर करके फायदा नहीं है। हम्म। ठीक है। अब याद रखना मेरी बात, मैंने कई बार की भी है, ठीक है, ये लिख लो, काम आएगी ये बात, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, अगर आपको कभी भी वेरिएबल मालूम करने के लिए कहा है ना, किसी भी लेवल पे जाओ, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, कभी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही ना, जी तो वेरिएबल की वैल्यू के लिए पहला काम, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल वी नीड एन इक्वेशन। ठीक है, जी आपको एक इक्वेशन चाहिए। सही है। अब इक्वेशन का मामला क्या है? इक्वेशन इज ईदर गिवन और वी नीड टू मेक वन। ठीक है, जी यानी अगर कभी भी कोई भी वेरिएबल पूछा है तो इक्वेशन देखो सवाल में है क्या, नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर आप बनाएंगे। ठीक है। अब बनाने के लिए क्या, इक्वेशन बनाने के लिए अगर दी हुई है तब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगी। अगर बनानी है, ठीक है, टू फॉर्म एन इक्वेशन वी नीड टू हैव अ रिलेशन। रिलेशन। ठीक है, ईदर या आइदर जो भी है, ईदर गिवन इन द क्वेश्चन, या तो वो रिलेशन सवाल में दिया होगा, अदरवाइज वी नो इट बाय डिफॉल्ट, वी नो इट। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक आसान सी मिसाल दूं। अब वी नो इट का मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा जी एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जी रेक्टेंगल की लेंथ मैंने आपको दी थी 5 और विड्थ मैंने आपको कहा नहीं पता, और इस रेक्टेंगल का एरिया बता दिया मैंने आपको मिसाल के तौर पे 20। सही है। जी अब मैंने सिर्फ इतनी बात की, मैंने कहा जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ना सवाल ने इक्वेशन दी, ना सवाल ने कोई रिलेशन बताया। ठीक है। अब आपने कहा यार रेक्टेंगल है, इक्वेशन नहीं दी हुई, लेकिन रेक्टेंगल है तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ खुद से, मुझे पता है, सवाल ने नहीं बताया हालांकि, लेकिन सवाल ने जो जी। इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके मैं खुद से इक्वेशन बना सकता हूँ, यानी कि इस दफा रिलेशन मुझे खुद से पता है। कुछ पता है। ठीक है। तो जब भी वेरिएबल मालूम करने के लिए कहेंगे ना, किसी भी लेवल पे जाकर पढ़ाई करोगे तुम अपनी, इक्वेशन मालूम, वेरिएबल मालूम करने के लिए कहेंगे तुम वेरिएबल के पीछे मत भागना, पहले देखना कि इक्वेशन कहाँ है। इक्वेशन चाहिए होगी आपको, दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई तो बनानी है। और अगर इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए या तो सवाल कुछ बता देगा चीजों के बीच में आपको, या फिर आप चीजों को कनेक्ट करना जानते होंगे। सही है। जी ये बात मेरी तुम याद रखना, ये मैं तुम्हें बहुत काम की बात बताई। अच्छा, ये खैर मैं ओ लेवल्स में भी बताता रहूंगा, लेकिन अब वो कभी लिखवाया होगा। 10th और 11th में तो ज्यादा हम इस पे वो नहीं कर रहे होते, क्योंकि ज्यादातर वो 9th के टॉपिक्स में है।
अच्छा खैर, अब आ गए आप सवाल पे। अब आपने कहा कि यार मैंने जो मुझको पता था, जो मुझे बाय डिफॉल्ट पता था, वो कोफिशिएंट्स के बारे में पता था, ठीक है। जी अच्छा, अब उससे तो मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, जी तो इसका मतलब है सवाल ने कुछ दिया हुआ है। अब सवाल कह रहा है जी कोफिशिएंट ऑफ x5 इज 2 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ x4। अब फिर वही बात कि सिर्फ कोफिशिएंट्स को कनेक्ट करके क्या कुछ फायदा होगा? नहीं। तुम इसमें एक बात मिस कर रहे हो। तुम सोचो इसमें क्या बात मिस कर रहे हो। उसने क्या कहा है और तुम क्या ले रहे हम वो बायनॉमिनल कोफिशिएंट ले रहे हैं और हो? उसने हाँ नॉर्मल कोफिशिएंट बोला है। हाँ, सही है। वो जी रेगुलर या नॉर्मल कोफिशिएंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। जी वो कह रहा है जो नॉर्मल या रेगुलर कोफिशिएंट्स होते हैं टर्म्स के, ये मैं लिख देता हूँ तुम्हारी हम्म, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जो रेगुलर कोफिशिएंट्स होते हैं वो उनकी बात कर रहा है, और जो हम कोफिशिएंट्स लेके इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बायनोमियल कोफिशिएंट्स। जी तो बायनोमियल कोफिशिएंट्स में कोई कनेक्शन नहीं है, सही है। हम्म, रेगुलर कोफिशिएंट्स में है। अब रेगुलर कोफिशिएंट्स बनाने के लिए आपको वो पूरी टर्म चाहिए, सही है। जी, अब या तो आप इसको बैठ के पूरा एक्सपेंड करें, 2 + kx⁸, हम्म, सही है। अच्छा, जी अब चलो यहाँ तो कर लोगे, शायद तुम कहोगे 8 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9। 9, ठीक है। यहाँ तो शायद तुम कर लोगे, लेकिन हमेशा ये मुमकिन नहीं होगा, जी ठीक है, क्योंकि 18 हो गई पावर, तो आप बैठ के सब कुछ एक्सपेंड थोड़ी करेंगे। तो हम्म या तो चौथी पांचवी तक ही एक्सपेंड करें, या फिर आपको खुद से पता हो कि यार मेरी चौथी या पांचवी टर्म किस तरह की होगी। जो चौथी टर्म होगी, पहले क्या, पहले कोफिशिएंट ऑफ x5 इन इज 2 टाइम्स। अच्छा, x5 वाली जो होगी, अब हम्म, तुम्हें उसूल याद होगा, x5 वाली वो है जिसमें मेरे पास 8 कॉम्बिनेशन 5 चल रहा होगा, जी ठीक है। तो अब जो x5 वाला कोफिशिएंट बनाओगे या x5 वाली टर्म बनाओगे, मैं लिख देता हूँ पूरा। अरे यार क्या बदतमीजी कर लिया। टर्म इन्वॉल्विंग x5, टर्म इन्वॉल्विंग x5, मैं वो टर्म लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको 2 + kx रख के एक्सपेंड करूं, या 2 कॉमन ले लूं? 2+ करके ही कर लें। हाँ, क्योंकि मैं पूरी एक्सपेंशन नहीं बना रहा, मैं सिर्फ टर्म लिख रहा हूँ। अगर मैं पूरा एक्सपेंड कर रहा होता ना, तो मैं 2 हम्म कॉमन ले लेता। अब अगर तुमने फर्ज करो 1 रख के किया, तो तुम्हें 2 की पावर 8 को कॉमन मल्टीप्लीकेशन में रखना पड़ेगा, हम्म सही है। तो वो तो हम कर ही नहीं रहे, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। अब मुझको पता है कि टर्म इन्वॉल्विंग x5 का बायनोमियल कोफिशिएंट तो ये होगा 8 कॉम्बिनेशन 5। जी अब तुम्हें मेक श्योर करना है कि इसमें x के ऊपर 5 आए, सही है। जी तो तुम कुछ पावर 2 को दे रहे होगे और कुछ पावर के एक्स को दे रहे होगे, यस सही है। अब पावर दो तरह जी। की दी जाती है, या तो पावर सीधी सीधी 5 दी जाती है, या 5 8 दी जाती माइनस है फाइव दी जाती है। या डिफरेंस दी जाता है। हाँ, ठीक है। अब तुम के एक्स को इसमें से क्या दे रहे होगे यहाँ पर? ये x को 5। के एक्स को 5, तो 2 को क्या दे रहे होगे? 3। 2 को 3 दे रहे होगे, ये बात समझ में आई। जी और के एक्स को आप दे रहे होंगे 5, ठीक है। जी क्योंकि इसका अदरवाइज क्या हो सकता है, इसका अदरवाइज कुछ भी होगा, तो उसमें आपके पास आप 2 को 5 दे देंगे और के एक्स को क्यूब दे देंगे, तो वो x5 वाली टर्म तो नहीं बनेगा ना, जी ठीक है। ये टर्म इन्वॉल्विंग x5 हो गई। अभी इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अच्छा, अब मैं उसके साथ ही लगे हाथों लिख रहा हूँ टर्म इन्वॉल्विंग x4 भी, सही है। टर्म जी इन्वॉल्विंग x4, अब उसमें बताओ कोफिशिएंट, बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? 8 और 4। हम्म, 8 कॉम्बिनेशन 4। हाँ, अब ये पावर से ध्यान में रखना, ठीक है। 8 कॉम्बिनेशन 4 होगा, तो x को मैं 4 दे रहा हूँ, जी। सही है। अच्छा, अब x को 4 दे रहे होगे तो 2 को क्या दे 2 रहे को होगे? भी 2 को भी 4 दे रहे होंगे। हाँ, यानी अब ये वाला 4 है 8 - 4 करके, सही है। जी ये वाला 4 डायरेक्टली नीचे वाले 4 की वजह से नहीं है, ठीक है। ये वाला 4 जो है वो 8 - 4 की वजह से, -4 डिफरेंस की वजह से है। हाँ। और जो ये वाला 4 है, ये सीधा सीधा r की वजह से, सीधा r की वजह से है। सही है।
अच्छा, अब जरा इनको पहले सिंप्लीफाई करो सो दैट कोफिशिएंट्स नजर आए। ठीक है, क्या 8 जी कॉम्बिनेशन 4 की वैल्यू तो मैंने निकाली हुई थी 70 थी, जी तो 8 कॉम्बिनेशन 5 की वैल्यू मेरे ख्याल में मैं इससे निकाल लेता हूँ। 40 हो जाएगी, जरा देखना। 56 कॉम्बिनेशन 5 40, 56 8 कॉम्बिनेशन 5 2 क्यूब विच मींस 8, जी 56 इंटू सही है 8 ना, 448 जी मल्टीप्लाई बाय के। तो हाँ, ये 448 टाइम्स 8 के 5 इंटू एक्स 5, बस ये हो गई। जी अच्छा, फिर 8 कॉम्बिनेशन 4 तो हम निकाल के बैठे हुए थे विच वॉज 70, तो सिर्फ 8 कॉम्बिनेशन 4 है 70, मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय के 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स 4, तो 70 इंटू 16 जी 70 112 1120, जी समझ आ रहा है। जी जी और के के 4 4 एक्स एक्स 4, 4 अभी तो ये मैंने वो टर्म्स निकाल ली जिसमें x5 और x4 4 आ आ रहा है। रहा था हाँ, अब वो कह क्या रहा था कि इनके कोफिशिएंट्स में है रिलेशन, पूरी पूरी टर्म्स में रिलेशन नहीं है। जी ठीक है, रिलेशन क्या था, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x4, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x5 इज 2 टाइम्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ x4, ये रिलेशन दिया हुआ है, सही ना। जी अब सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x5 लिखोगे, सही है बात, जी सिर्फ रेगुलर कोफिशिएंट ऑफ x5 लिखोगे तो वो कोफिशिएंट, रेगुलर कोफिशिएंट क्या है, 1 x5 वाली टर्म का रेगुलर कोफिशिएंट x5 ये रहा, नजर आया। जी जी ठीक है, तो x5 के अलावा जो भी कुछ है इसमें वो कोफिशिएंट माना उसका जाएगा। कोफिशिएंट तो 448 के 5 कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तुम्हारा। जी ठीक है, तो 448 के 5 के 5 इज का मतलब हो गया इक्वल टू, ठीक है, जी 2 तो हो गया, 2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x4 का क्या है मेरे पास, x4 का कोफिशिएंट है 1120 के 4 1120 k4। के अच्छा, अब 4 मेरी एक बात सुनना, ठीक है, अब एक तरीका ये हो सकता है आप k4 से k5 को कैंसिल कर दें। जी तो बस यहाँ पे फिर अगर, राइट साइड लेफ्ट साइड पे के बचेगा हाँ, अब उसमें आमतौर पे वेरिएबल्स को हम कैंसिल आउट करने को मना करते हैं कि आप वेरिएबल्स को कैंसिल आउट मत कीजिए, ठीक है, ठीक है सो दैट उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज जनरेट हो, फिर जो आपके काम की है आप वो यूज करें। ठीक है, ठीक तो वेरिएबल्स को कैंसिल आउट करने वाली चीज अवॉइड करेंगे। ठीक है, और हम जी क्या करेंगे, अनलेस कि हमें पहले से पता हो कि हाँ यार हम कैंसिल आउट कर देंगे तो भी हमारे मतलब की ही वैल्यू जनरेट होगी, वो आमतौर पर पहले से ही पता होता, तो हम जी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन पे जाएंगे। सही है, वेरिएबल्स को कभी भी कैंसिल आउट करना तरजीह नहीं होता। ठीक सही, अब इन दोनों में से जी कॉमन जरा देखना, 2240448 से डिवाइड हो रहा है, थोड़ा टेबल तो मुझे भी नहीं 2240 होगा। 448 से 5 यस 5 कॉमन है हाँ, तो इसका मतलब मैं फिर 448 k4 कॉमन ले लूँ ना, फोर जी फोर एट के फोर और कॉमन ले के लूँ, 4 तो कॉमन ले बचा लिया तो के के और माइनस, 5 इक्वल्स टू हाँ 0 सही। अब जी इसमें से एक चीज ये हो गई कि या तो 448 k4 बराबर है 0 के, और या फिर k-5 बराबर है 0। अब डेफिनेटली जी इस इक्वेशन में से तो आप कुछ भी करें k की वैल्यू 0 ही आएगी।
ये क्या हुआ? हम समझ आ रही मेरी? हेलो। जी जी, अब आ रही हाँ, है। मुझसे आवाज आ रही है मेरी? हाँ। हाँ, तो जी जी। पहले वाली चीज में के की वैल्यू 0 आ जाएगी ना, और दूसरे वाले में के की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? 5। 5। तो हम दूसरा वाला लेंगे क्योंकि सही। उन्होंने कहा था कि हाँ, ग्रेटर देन 0 है। अब आपका के ग्रेटर देन 0 है तो आप कहेंगे कि भाई क्योंकि के ग्रेटर देन 0 इसलिए के इक्वल टू 5 इज आंसर, के इक्वल टू 0 इज डिस्कार्डेड। ठीक है। यस। अब ये शुरू से नहीं पता होता हमें कि दूसरी वैल्यू क्या आने वाली है, तो हम एहतियातन यही कहते हैं कि आप ये स्टेप करेंगे पूरा, वेरिएबल को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। नहीं कर सही। देंगे। हाँ, क्योंकि फिर आप वेरिएबल जी कैंसिल आउट करेंगे तो फिर आपको ही परेशानी होगी। अच्छा, अब एक सेकंड रुक जाओ, मैं पहले इसके सवाल निकाल दूं वरना फिर मैं भूल जाऊंगा। मैं कुछ सवाल भेज दूं क्योंकि ये प्रैक्टिस का है मामला, इसमें जी। प्रैक्टिस करोगे तो ही चीजें जहन में बैठेंगी, वरना तो फिर परेशानी होगी। अ, अच्छा, मैंने तुम्हें पहला सवाल कौन सा करवाया था? अभी। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वाला एक सवाल करवाया था ना, जी, 8 इसमें एक्सपेंशन कॉम्बिनेशन करवाई। 4 वाला मैंने तो लिखा हुआ हाँ। हाँ, है। मैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस तुमको अब शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हाथ क्या भेज दूंगा तो मैं जी भूलूंगा नहीं। ठीक है, और ये जी। नॉन कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे जो मैंने तुमको भेजे। ठीक है, ठीक। जो जो चीजें कर रहा हूँ उतनी ही भेजता जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि उसको ही प्रैक्टिस करो। अच्छा, तो अरे यार चल जाओ, एक मैंने ये किया, एक मैंने एन कॉम्बिनेशन 4 किया, और एक मैंने ये रिलेशंस वाला किया, ये ढूंढना पड़ेगा मुझे। अच्छा, पहले गूगल क्रोम का। हाँ। अच्छा, ये मैंने तुम्हें जो पहला सवाल करवाया ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भेज दिए। अब वो तुम अपने हिसाब से देख लेना, सारे करोगे या दो दो करके करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल जो आज पहला ठीक। सवाल किया उससे रिलेटेड। ठीक है, जी और एक्सपेंशन का सवाल मैंने अभी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। For the first three terms in the expansion, the first three terms. अच्छा, अब इससे रिलेटेड अभी सवाल अभी आएगा। अच्छा, अभी तो एक बात, ये रिलेशन वाला सवाल मैंने कराया। ठीक है। अच्छा, मैं भूल जाऊं मुझे याद दिला, अगर मैं भूल जाऊं मुझे याद दिला देना। जी मैंने तुम्हें सीरीज में सब सिखा दिया, बायनोमियल सीरीज में। ठीक है, बायनोमियल में जी। सिर्फ मैंने अभी तक तुम्हें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला केस नहीं सिखाया। इन केस मेरी जहन से निकल जाए तो याद रखना कि सर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी सिखा दें। ठीक है, जी। वैसे मैं नहीं भूलूंगा इंशाल्लाह, आउटलाइन मैंने पहले ही लिख के रखी हुई है इसलिए। लेकिन फिर भी हम्म। अगर मैं भूल जाऊं तो याद रखना कि टर्म इंडिपेंडेंट एक्स वाली चीज भी मुझको सिखानी है। ठीक है। अच्छा, ठीक। अभी मैं एक आध सवाल और पहले करूंगा, पेजेस खत्म हो गए मेरे पास। अच्छा, यही करता हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चंस की तरफ आ गया हूँ ना, तो इसलिए फिर हो सकता है मेरा ध्यान टाइमलाइन की तरफ ना जाए। अच्छा, अब एक तो मैंने तुमको ये वाले सवाल लिमिटेड टर्म्स तक एक्सपेंड करने की बात तो सिखा दी। सही है, ये जो बिल्कुल शुरू का सवाल है 1 + x⁻10, इसमें दे दिया मैं। उससे आवाज आ रही है? जी सर। हाँ। अच्छा, एक तो मैंने तुम्हें 1 + x⁻10 लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स तक एक्सपेंड करना सिखा दिया, है ना? जी जी। अच्छा, अब इसमें अगर तुम्हें खुद समझ में आए तो मैं नहीं करूंगा, अगर नहीं तो मैं कर दूंगा। सवाल लिखता जा रहा हूँ। 2 - x = 1 + 2x⁻9। ठीक है, और जी कह रहे हैं ऑब्टेन द इन द एक्सपेंशन ऑफ दीज टू।
हेलो। हाँ मुझसे बात देखो, देखो आवाज आ रही है। जी। हाँ, बारिश शुरू हो गई ना यार। हाँ माशाल्लाह। अब ये तो मसले हैं, बारिश हो तो अब आप ना तो निकल के जा सकते हैं काम करने इस शहर में, और हाँ। ऑनलाइन क्लास भी ले तो नेट को भी मुसीबत हो जाती है। मतलब करे क्या इंसान। इंसान हाँ। सोचता है कि चलो यार मुझे ऑनलाइन ही लेनी है क्लास, जाना तो है नहीं, होती रहे बारिश। हाँ। क्या मैं बोलूँ नेट यार। खराब हो जाता है। हालांकि मैंने दो वाईफाई लगवाए हुए हैं अपनी क्लासों के चक्कर में, दो डिफरेंट प्रोवाइडर्स से लिए हुए हैं, कि अगर एक का नेट बैठ जाए तो दूसरे का चल हाँ जाए। दोनों नहीं चल रहे। तो मैंने, अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र है, मोबाइल का कनेक्ट हो गया। अच्छा, हाँ, आखिरी बात तुमने क्या सुनी थी मुझसे? इसमें आपने बस क्वेश्चन बोला था, लिखा था, बस में आवाज आपकी गायब हो गई थी। हाँ, तो बात ये मैं कह रहा था कि अब इसमें मुझे क्या कह रहे हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप, जैसे ये पहले सवाल था ना, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं 1 + 2x⁴ तक लिखूं, ठीक है, जी। और फिर आपसे कहूं कि यार उसको 2 या 3 टर्म्स तक एक्सपेंड कर दें, ठीक है, तो फिर आप उसको एक्सपेंड कर देंगे। जी। सही है, 2 टर्म्स या 3 टर्म्स तक एक्सपेंड कर देंगे। अच्छा, अब वो आपसे कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि यार इसको आप 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करने को कह रहा है। ये जो सवाल दिया हुआ है ना, इसको 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करने के लिए कह रहा है। जी। अच्छा, इसमें 2 - x तो एक्सपेंड होना नहीं है, हम। ठीक है ना, 2 - x तो एक्सपेंड होना नहीं है, जी, क्योंकि ठीक उसकी है, पावर 1 ही है। उसकी पावर 1 है, ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास -1 या फ्रैक्शनल पावर होती ना तो वो मसला मसला करता है। खैर वो हमारा केस नहीं है अभी फिलहाल ए लेवल्स में। अच्छा, 1 + 2x की पावर 9 वाली चीज जो है ना, अब उसको एक्सपेंड करना है, उसको मैं जी। 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करूंगा, और 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करने के बाद 2 - x से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब जी। सोच के बताओ, जब तुम उसको 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करके ये 2 - x से मल्टीप्लाई करोगे, तो ओवरऑल नंबर ऑफ टर्म्स जनरेट कितनी हो जाएंगी? और 4 4 नहीं होंगी। और 5। मतलब तुम सिंप्लीफाई करके बोल रहे हो। नहीं, हमें ये जो प्लस, जो जिसकी पावर 9 है, हमें उसको कहाँ तक एक्सपेंड करना है? हमें तो मुझे तो इस पूरे को 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है। तो अब जब इस पूरे को 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है, तो 1 + 2x की पावर 9 को ही 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करोगे पहले, जी। और फिर उसको 2 - x से मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जी। 2 टर्म्स हैं, ये जाके 3 टर्म्स से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो बुनियादी तौर पे 6 टर्म्स जनरेट होंगी पहले, जी। और फिर वो सिंप्लीफाई होकर लाइक टर्म्स में भी एड सब्ट्रैक्ट होकर कुछ टर्म्स को कम करें। जी। ये बात समझ में आई? जी। ठीक है। तो ये वाली कैलकुलेशन पहले से जहन में मत बिठाना कि यार ये मल्टीप्लाई भी होगा तो मैं क्या करूं। आप उसको 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करें, ठीक है। हमें 3 टर्म तक क्वेश्चन ने बोला हुआ है करने को। हाँ हाँ, सवाल में स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं है, उसने कहा जी। हुआ है ऑब्टेन द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स मुझे चाहिए एक्सपेंड करने के बाद।
ठीक। ठीक। अच्छा, अब पता नहीं मैं क्या बात बोलने वाला था, भूल गया। अच्छा, पहले तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, हाँ याद आ गई। पहले तो मैं इसको 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, फिर देखूंगा कि 3 टर्म्स कौन सी। ठीक है। अब एक गड़बड़ है। जी। क्या सवाल ने तुमको ये बताया कि कौन सा ऑर्डर? नहीं। नहीं बताया। ठीक है। अब नहीं। दो बातें हैं। ठीक है। एक होता है कि मैं 1 को मैक्सिमम देता हूं और x को 0 वाली पावर देता हूं, ये मैंने तुम्हें शुरू में बता दिया था। जी। वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। अगर सवाल जी। ऑर्डर नहीं डिफाइन करे, या तो सवाल बोल दे कि असेंडिंग में दो कि डिसेंडिंग में दो, अगर सवाल आपको रिस्ट्रिक्ट ना करे, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि जो है हम x को जीरो से स्टार्ट करेंगे और 1 को मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे। ये वाली एक्सपेंशन का बाय डिफॉल्ट रूल यही बताया था ना मैंने तुम्हें। जी। ठीक है। ये वो वाली एक्सपेंशन है, 1 + x⁴ वाली। मैंने कहा था 1 को मैक्सिमम जी। जी। देते रहेगा और जी। x को और 0 वन से हम स्टार्ट कीजिए। लिखेंगे भी नहीं क्योंकि उसकी पावर कुछ भी हो वो रहता हाँ वन ही है। तो हम हाँ सिर्फ 2x को पावर देते रहेंगे। हाँ। ठीक है, कोफिशिएंट और 2x को पावर देते रहेंगे। जी। तो ये 2 - x तो ऐसे ही छोड़ा। अब मुझे इसकी सिर्फ कितनी टर्म्स लिखनी है? 3। सिर्फ 3। तो मैंने पहले ही लिख दी 9 कॉम्बिनेशन 0। अच्छा, शुरू शुरू में 9 ना, जब लिखोगे, शुरू शुरू में जब लिखोगे जी। तो कोफिशिएंट के साथ लिखना। एक आध सवाल में 1 के साथ लिख लेना, फिर एक, क्योंकि फिर वो बाद में कभी होता है कि आप जरा थोड़े से के बाद देखते हैं ना, तो फिर वो आपके जी। पास अगर एक दो एग्जाम्पल्स स्टेप्स के साथ हुई भी होती है ना, तो फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। अगर आपका पहला ही सवाल डायरेक्ट बिना एग्जाम्पल के हुआ हुआ होता है ना, बिना स्टेप्स के हुआ हुआ होता है, तो कभी कभी परेशानी हो जाती है। और एक्सपेंशन का टॉपिक भूलते हैं, याद रखना, एक्सपेंशन का टॉपिक जहन से बहुत निकलता है, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस करते भी नहीं और टाइम भी नहीं होता उस तरह की प्रैक्टिस करने का मेरे पास। ठीक है। ठीक। तो इसलिए कोशिश करना शुरू शुरू में, जब पहले पहले सवाल जो मैंने तुम्हें एक्सपेंशन के दिए वो करो, तो थोड़े स्टेप्स के साथ कर लो, एक या दो ठीक। पार्ट बस, ताकि वो रेफरेंस के लिए रह जाए तुम्हारे पास। जी। अच्छा, अब ये सारे का सारा, यहाँ तो मैंने डॉट्स लगा दिए। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं जो हमेशा करता था ना, जैसे तुम तो कह रहे हो ना माइनस साइन को मैं खुद टेक केयर करूंगा। जी। ठीक है। मैं जो है माइनस साइन को खुद टेक केयर नहीं करता था। ठीक है। जी। तो ये वाली गलती मुझसे होगी जब भी मैं सवाल कराऊंगा ना, अगर नेगेटिव वाला हम्म। सवाल होगा, तो जी। मैं क्योंकि माइनस साइन को बी के में ही कैटेगरी में हमेशा डालता था। अब हम्म। क्योंकि हम उसको डायरेक्टली कर रहे हैं, तो अगर मैं कभी उस डायरेक्ट वाले तरीके से करूंगा, तो साइंस का ख्याल रखना, जरा मुझे बताते रहना जी। कि जी सर मैं साइन वो आप। देख लूंगा। जी। जी। हाँ। अच्छा, अब ये मैंने इस तरीके से प्रैक्टिस करा दी। अब पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे। 2 - x, 9 कॉम्बिनेशन 0 इज 1, और 2x⁴ 0 भी 1। ये 0 1 हो गया। ठीक है। जी। 9 कॉम्बिनेशन 1 9, और 9 2 = 18x। फिर 9 कॉम्बिनेशन 2 कितना होगा? 9 और 8 और 2, 36। 9 कॉम्बिनेशन 2। 2, जी 36। 36, और 36 को तुम मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 36 36 को 8 इंटू से मल्टीप्लाई 288। करो, 288। ठीक जी। है। 9 कॉम्बिनेशन 2 एक दफा मैं चेक कर लूँ। 9 × 8 / 2, सही किया ना मैंने? 36, और जी। 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 288 आ गया हमारे पास। ठीक है। जी। जी। 288x³ 88x³ अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? अब पहले 2 को इन सबसे और फिर x को इन सबसे सर मल्टीप्लाई करेंगे। एक सेकंड, एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर होगा। हाँ, मैंने क्यूब गलत लगाया है। हाँ, तो एक्स हाँ स्क्वायर होगा, फिर तो इसका मतलब है तो फिर 36 36 को 4 से मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 4। करेंगे, जी। तो ये तो आधा हो जाएगा, 144। 144 हो जाएगा। 144 हो जाएगा। 144 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जी। हाँ, क्यूब होगा, क्यूब ही गलत लगाया था ना। जी। अरे मैं कह रहा हूँ एकदम से बहुत आगे चला गया। हम्म। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले पहले तो मैं इनको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 जी। + 36 2 एक्स + 36 + x 288 + 288
एक्स स्क्वायर। और फिर मैं इसको फिलहाल 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2 जी से मल्टीप्लाई करके अभी ये 2 वाले मैंने अलग रख दिए एक तरीके से यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। या नहीं जी करता, क्या जरूरत है, 3 ही चाहिए मुझे। और फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, जी। तो तो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस एटीन माइनस एक्स स्क्वायर 18x² और माइनस वन फोर्टी माइनस वन फोर फोर्टी फोर क्यूब एक्स। एक्स क्यूब। अगर खुदा ना खास्ता डिस्कनेक्ट हूं ना मैं, ठीक है, और 5 मिनट तक वापस जी नहीं आऊँ तो समझ जाना लाइट चली गई, जी। क्योंकि ओके। इसकी बैटरी डाउन है। अच्छा, अब लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। तो लाइक टर्म्स को जब अरेंज किया तो आपके पास, अब देखिए, सबसे पहले कांस्टेंट ले लेता हूं मैं। एक ही कांस्टेंट है मेरे पास, और भी है? ठीक। नहीं, बस एक ही कांस्टेंट एक है। ही है, ठीक है। तो एक पहले ही ये, है। फिर एक्स वाली टर्म्स देखता हूँ, ये ठीक है। और ये एक्स वाली थर्टी टर्म यही सिक्स है, थर्टी एक्स सिक्स माइनस माइनस एक्स एक्स, थर्टी एक्स फाइव एक्स। फिर एक्स स्क्वायर वाली आखिरी चीज देखूंगा मैं। 288 में से 18 माइनस किया तो 270 एक्स स्क्वायर। इसको मैं देखूंगा ही नहीं। क्योंकि हाँ, ये सिर्फ एक ही टाइम है हमारे पास। नहीं, इस वजह से नहीं, मैंने कितनी टर्म्स तक एक्सपेंड करने के लिए कहा था तुम्हें? 3। 3 टर्म्स तक। और 8 कॉम्बिनेशन 3। अपना, ये इसमें एक्स की पावर 3 है, तो ये 8 कॉम्बिनेशन 3 वाली टर्म है। जी। और 8 कॉम्बिनेशन 3 मतलब कौन सा कोफिशिएंट है वो? ओ। फोर्थ टर्म का, ठीक है। जी तो पहली बात तो वो है ही अकेला, ठीक है, एक तो तुम जी इसलिए भी नहीं देखोगे। दूसरी बात, दैट इज एक्चुअली मेकिंग द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, जी 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 जी। सही है। तो ये मेरी 3 टर्म्स हो गई। और जब 3 टर्म्स तक एक्सपेंड कर लोगे ना, तो फाइनली ये हम्म। डॉट्स लगा देना, ताकि पता रहे कि ये अभी आगे तक चल रही होगी। ठीक। सही। जी। तो ये बात हुई। अच्छा जी, अब इसके सवाल जो हैं, ये जो मैंने तुम कर कराया, मैं तुम्हें कुछ सवाल भेज रहा हूँ, पहले जरा देखो। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें से भी कुछ मैं करवा दूं, तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैंने जो सवाल कराया है वो मैंने उसमें 2-3 चीजें कवर कर ली हैं। जो पहली पिक्चर आपने सेंड किया वो तो सही है, वो मैं कर लूंगा खुद ही। वो तो बिल्कुल बेसिक है, वो तो कर जी लोगे। ठीक है, मैं दूसरे वाले सवाल तुमको भी भेज रहा हूँ मजीद। उसमें कुछ एडवांस भी हैं, कुछ बेसिक भी हैं, ठीक है। तो देख लो, हम्म। अगर उसमें से कुछ तुमको लगे ना, तो एक नज़र मार लो, ताकि फिर अगर लगे तो मैं करवा दूँ, क्योंकि ये जो सवाल मैंने तुमको करवाया है, ये सवाल काफी चीजों को कवर कर देता है। अच्छा, हाँ, एक जरा इसमें मैं भी देख लेता हूँ, अगर मुझे कोई चीज नजर आती है। चौथा तो सीधा सीधा असेंडिंग पावर्स हैं, एक्सपेंड हम्म। करना है उसको। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बस 3 हो जाएगा। पांचवा। अच्छा, हाँ, पहले देख लो, तुम देख लो। अब सर, जैसे जो 7 क्वेश्चन है, अब उसके अंदर मैं सिर्फ 5, मैं 8 कॉम्बिनेशन 5 ही करूंगा बस। हाँ, हाँ, जिसमें क्योंकि पूरी पूरी जैसे पांचवा किया ना तुमने, पांचवे में उसने जी तुमसे फाइंड द कोफिशिएंट, अच्छा कोफिशिएंट पूछा है तो जी नॉर्मल कोफिशिएंट पूछा है, तो सिर्फ जी। वो वाली टर्म लेकर आओगे जिसमें एक्स पे क्यूब आ रहा होगा। अच्छा, और और जब बायनॉमिनल कोफिशिएंट अगर हमसे पूछे तो बस मैं कॉम्बिनेशन का जो आंसर आएगा वो लिख दूं, बस उसके आगे बायनोमियल पूरी इक्वेशन नहीं कोफिशिएंट, लिखूं। बायनोमियल कोफिशिएंट आमतौर पे इस तरह के सवाल में नहीं पूछेगा। खुद सोचो ना, बायनोमियल कोफिशिएंट लिखने में कौन सी कोई बहुत मुश्किल बात होगी। अगर मैं जी। तुमको 4 का पार्ट ए जैसे है, अब अगर 4 के पार्ट ए में तुमसे कहूं कि आप मुझे पांचवी टर्म का बायनोमियल कोफिशिएंट बताएं, हाँ, तो ठीक है, 8 तो कॉम्बिनेशन 5 हो 8 जाएगा वो। कॉम्बिनेशन पांचवी टर्म का 8 कॉम्बिनेशन सॉरी, 4 हाँ, होगा। तो 4 हो जाएगा। जी जी, एक कम। हाँ, सही। तो वो तुम्हें पूछेगा ही क्यों? पूछेगा ही नहीं, वो आपसे कहेगा भाई ये तो सीधी सी, वो किसी और चीज में, रिलेशन बनाने में या और किसी चीजों में काम आता है, लेकिन वो आमतौर पे जी इस तरह के सवाल में पूछा नहीं जा सकता। ठीक है, पूछ लिया तो वो ज्यादा ही आसान है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, अब जी इसमें एक बात का ख्याल रखना, एक है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ पांचवी टर्म का कोफिशिएंट,
जी पांचवी टर्म का कोफिशिएंट इज 8 कॉम्बिनेशन 4 और एक जी है कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन्वॉल्विंग x5। हाँ, तो वो एक्चुअली में छठी टर्म होगी वो। हाँ, ये फर्क जो है ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक। कि x5 का कोफिशिएंट पूछा तो अलग बात है और पांचवी टर्म का कोफिशिएंट पूछा है तो फिर अलग बात है। सर हाँ, इसमें क्वेश्चन तो नंबर 9 समझा दें जो है क्या है, ये हाँ, ये तो कैसे टर्म होगा। इंडिपेंडेंट वाला है ना, ये तो मुझे भी पढ़ाना ही है। टर्म इंडिपेंडेंट हाँ ये वही है ना जो मैंने तुमसे कहा है, टर्म इंडिपेंडेंट। अच्छा हाँ उसके अलावा टर्म इंडिपेंडेंट मैं भी समझाऊंगा। उसके ठीक। अलावा बल्कि याद ही रखना, अगर जब मैं टर्म इंडिपेंडेंट पढ़ा दूंगा ना तो तुमको ये सवाल काम आ जाएगा प्रैक्टिस के लिए। जी अच्छा, फिर असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, अब ये वही है। अब देखो उसमें मेंशन किया उसने कि असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में बताना है और जी फर्स्ट 3 टर्म्स ही बतानी है। जी सही है। अच्छा, 11 पे जरा आओ। फाइंड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। पहला पार्ट तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जी अब तुम इसे 2 प्लस एक्स रख के एक्सपेंड करना चाहो या 1 प्लस एक्स अपॉन 2 रख के एक्सपेंड करना चाहो, वो मैंने तुम्हारी चॉइस पे छोड़ दिया। जी सही है। अगर जी। तुम्हें लगे कि इसके साथ मुझे मुश्किल हो जाएगी तो तुम उसको 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कर लो, लेकिन अगर हम्म तुम्हें लगे नहीं यार मैं इसके साथ मैनेज कर लूंगा तो फिर मैनेज कर लो। इसका जो पार्ट बी है, by जी replacing x with 2y minus 3y square, find the first 3 terms of in the expansion of this। अब ये क्या बात हुई? कि जहाँ हमने नहीं, एक्स की जगह हमने जो इन्होंने हमें बोला वो रखना है, वो रख के फिर हम फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं इस एक्सपेंशन की। यानी देखो, अब ये बेसिकली क्या है? अगर मैं तुम्हें स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, तुम्हें तो स्क्रीन मैं नजर नहीं आ रही। तुम्हें ये वाली स्क्रीन नजर नहीं आ रही, नहीं पेट करो इसे। हाँ हाँ, पता नहीं, मैं तो स्क्रीन ये वाली भी शेयर कर सकता हूँ। नहीं, यहीं पे थोड़ा सा तुमको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर तुमको बात समझ में आती है। जैसे वो वाली सीन हटा दी मैंने, बता रहा। हाँ, अच्छा, अब यहाँ आ गए, ठीक है, 11 के पार्ट बी में। देखो स्क्रीन पे आ जी गया। जी जी अब वो बेसिकली क्या कह रहा है? वो कह रहा है बाय रिप्लेसिंग एक्स विद 2y माइनस 3y स्क्वायर फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। आपने x की जगह क्या रख दिया है? इसको x की टू जगह रख, वाई माइनस 3y स्क्वायर। सही। यानी अगर आप ऊपर वाली चीज को नीचे वाली चीज को कंपेयर करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार एक्स की जगह तो सिर्फ हमने यही रखा है। रिप्लेस किया बस। सही है। अच्छा, अब सीधी सी बात है, आप 2 + 2y माइनस 3y स्क्वायर को एक्सपेंड नहीं करना चाहेंगे। जी क्या ख्याल है? ठीक है, आप इसको जी एक्सपेंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। हम्म सही है। तो आपने ऊपर वाली चीज को एक्सपेंड करके रखा हुआ है, हाँ, हम उसको ही कुछ करेंगे तो हमारे पास पार्ट आप बी का ध्यान उसी साथ आ को जाएगा। यूज करके और सिर्फ रिप्लेस कर दो। एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दे, ठीक है, एक्स की जगह 2y माइनस 3y स्क्वायर रख के आंसर निकाल लें। सिर्फ एक्स की जगह या एक्स की एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की जगह भी। हाँ, मतलब एक्स स्क्वायर में भी तो एक्स है ना। जी जो एक्स स्क्वायर, पहली बात तो देखो, पहला 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 टर्म तो आया ही 1 होगा। जी ठीक है, पहले टर्म का तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो आया ही 1 होगा। ठीक है, जी दूसरे वाले में सिर्फ एक्स रहा होगा जी। तीसरे वाले में एक्स और स्क्वायर तीसरे होगा। वाले में एक्स स्क्वायर रहा होगा। ये जी तीनों चीजें वो हैं जिसके लिए तुम्हें दोबारा बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगानी पड़ेगी। हम्म। वन में तो बस हम वन में जहाँ तो एक्स जहाँ की एक्स जगह लिखा। कुछ आएगा ही नहीं। जी हाँ, पहले वाली एक्सपेंशन आप 3 टर्म्स तक कर चुके हैं। जी आपको जब दूसरी वाली चीज को एक्सपेंड करना है तो सिर्फ और सिर्फ जहां जहां एक्स है वहां 2y माइनस 3y स्क्वायर ही प्लेस कर दें आप, तो हाँ। आपको आपका अब आंसर जैसे मिल जाएगा। थर्ड टर्म के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा, तो हम लोग एक्स से हाँ ये रिप्लेस करेंगे और फिर इसकी पावर 2 हो जाएगी पूरे ब्रैकेट की। हाँ तो फिर हाँ, वो 4y और स्क्वायर सीधी सीधी, माइनस 9y हाँ, बाय 4 हो जाएगा। 6 नहीं, 4 नहीं, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओगे ना वहां पर। अच्छा ठीक। जो 3 टर्म्स होंगी उसमें से पहले में एक्स पे जी जी 0 जी होगा, दूसरे में एक्स पे कुछ नहीं होगा, तीसरे में एक्स पे स्क्वायर होगा। तो बता ही रहा हूँ कि जी वहां भी तुम्हें एक्सपेंशन नहीं लगानी। हाँ, अगर एक्स क्यूब तक पहुंच जाती कहानी फिर जी तुम्हें एक्सपेंशन लगानी पड़ सकती थी।
क्योंकि x क्यूब वाले फॉर्मूले तुम लोग के डिफॉल्ट फॉर्मूले नहीं है। जी सही है, वो तो वहां तक अगर कहानी 1331 वाली। पहुंचती, हाँ, तो जी फिर बात डिफरेंट होती, 1331 वाली जी एक्सपेंशन जी वन। लगानी पड़ती बायनोमियल की। जी सही है, तो ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा सही है। ठीक। तो ये एक सवाल एहतियातन कर लेना। अच्छा, अब इसमें जो है एक नजर मार लेना, आगे के सवालों में भी एडवांस लेवल के थोड़े से सवाल है ना, इन पे हाँ नजर जो मार नहीं भी लेना समझ आएगा मैं आपसे फिर थोड़ा सा थोड़ा सा हाथ। भी पूछ लूंगा। हाँ हाँ, हाँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा हाथ पाँव मारोगे तो ये हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ अपनी इस आखिरी चीज पे, ये वाला। ठीक है, जी जी। अच्छा भाई, समझ में आ रहा है, थक तो नहीं गए? नहीं नहीं। अच्छा, अब जो है मैं इसको फिलहाल ये वाले एग्जाम्पल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, और अपने पास से एक एग्जाम्पल मिलती जुलती ही है, एक ही तरह के फिक्स सवाल आते हैं हमारे पास, इसमें तो एक ही तरह के फिक्स सवाल आते हैं। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर तुमको ये वाला समझ में आ जाएगा ना, मैं तुम्हें एक चीज और सिखा दूंगा, ताकि अगर कभी थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल आए ना, तो तुम्हें वो करना आ हम्म। जाए। अच्छा, जी लेकिन पहले वो करूंगा जो हमारे ए लेवल्स के हिसाब से सजेस्टेड है। ठीक है, फिर एक एडिशनल तरीका भी देखूंगा, अगर समझ में आ जाएगा तो सिखा दूंगा। अच्छा भाई, सब स्क्रीन आ गई वापस वाली। जी। चलो, क्या है भाई, हम जा रहे हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, जी हाउ टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एन एक्सपेंशन, इन अ बायनोमियल एक्सपेंशन, हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जी सबसे पहले तो ये समझना है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर क्या लिखूं मैं, हाँ मैं ये लिखता हूँ 3x² प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने एक बेसिक सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। जी। ठीक है, इसमें एक टर्म है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कौन सी है? -9। हाँ, ठीक है, यानी आपने क्या कहा, -9 इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सही है, वजह, जी उसके एक तो अंदर आप कह सकते 9x नहीं है। हैं हाँ, एक तो आप कह सकते हैं इट्स अ कांस्टेंट, जी और दूसरा जो आपका सबसे काम का है, इट्स अ टर्म इन विच द पावर ऑफ एक्स इज 0। 0। सही है, तो जी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है टर्म इन्वॉल्विंग या इंक्लूडिंग एक्स की पावर 0। 0। जहां पर एक्स की पावर 0 होगी ना, वो टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट कहलाएगी। ठीक। सही है, जी अब आपके पास जो अभी जो हमारा जो मेथड है ना, हम उसको वैसे आसान मेथड भी कहते हैं। ठीक है, कि वो कंपैरेटिवली आसान मेथड है, अगर आपके कोफिशिएंट्स के और पावर्स के कॉन्सेप्ट एक्सपेंशन में क्लियर हैं तो। जी सही है, अच्छा, फिर इसका एक जनरल टर्म का फॉर्मूला भी है, वो है नहीं इसमें, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा वो भी। ठीक है, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो फाइंड द टर्म, अबे यार ये बहुत बहुत सी बात हो रही है। फाइंड द टर्म, पूरा सवाल लिख रहा हूँ प्रॉपर, जी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स in the expansion of x प्लस 5/x² की पावर 9। ठीक है, जी अच्छा, अब इसमें एक तरीका है जनरल टर्म वाला, वो मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, वो हमारे इसमें है नहीं। ठीक है, ए लेवल्स में, अभी मैं ए लेवल्स वाला तरीका सिखा रहा हूँ, वो आसान है।
तुम्हें जब ये समझ में आ जाएगा तो तुम मुझे बोलना, फिर मैं तुम्हें वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है वो भी आ जाएगा तुमको। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले तो बात ये कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब समझ में आता है, यानी आप इसकी एक्सपेंशन में वो टर्म तलाश कर रहे हैं जहां पर एक्स की पावर 0 होगी, या वो टर्म तलाश कर रहे हैं विच इज अ कांस्टेंट। जी। सही। अब एक तरीका तो मेरे भाई ये है कि आप इसको पकड़ के पूरा एक्सपेंड कर दें। जी। सही है। अच्छा, अब अगर इसको पकड़ के पूरा एक्सपेंड ही कर दिया तो फिर इतनी सब मेहनत की जरूरत ही नहीं है। हाँ, या तो सर इतनी सब, पहली टर्म हो सकती है या तो आखिरी टर्म हाँ, हो या तो पहली सकती है। टर्म हो सकती थी अगर यहाँ पर बायनोमियल में से कोई एक वन होता। पहली जी। टर्म सिर्फ तब कांस्टेंट होती है जब बायनोमियल्स में से कोई एक कांस्टेंट होता है। जी। सही है? वरना तो अगर पहली टर्म में भी वेरिएबल है, दूसरी टर्म में भी वेरिएबल है, तो पहली टर्म कांस्टेंट नहीं होगी। किसी एक हम्म। की वजह से तो पावर बचेगी ना। जी। क्योंकि तुम 9 किसी एक को तो दोगे, या तो एक्स को दोगे या 5/x² को दोगे, तो हाँ। एक्स की पावर बचेगी वहां पर। सही है। हाँ, अगर हम्म। इसमें से कोई एक वन होता ना, या कोई एक कांस्टेंट होता, ठीक है, तो जी। उसमें फिर आपकी पहली टर्म में जो है, आप उसको अगर आप फर्ज करो पहली टर्म वन होती, आप वन को 9 जी। देते, एक्स को 0 देते, वो कांस्टेंट बचता और वो वन ही बचता फिर। सही है। जी। तो वो उस तरह की चीज में तो पूछेगा ही नहीं है सवाल। सवाल तो वो यहीं पर लाके पूछेगा। अच्छा, अब एक बात मैं कह रहा हूँ कि या तो आप इसको एक्सपेंड कर लें। ठीक है। अच्छा, अब जब एक्सपेंड कर लें तो भाई चलो, एक्स की जब पावर 9 तक है तब तो शायद आप सोच भी लेंगे एक्सपेंड करने का। जी। लेकिन जब यही पावर और बहुत बड़ी है तब ये सोचना बेवकूफी है। सही। जी। अब ये तुम जानते हो कि यार, जो जो टर्म तुमको ऐसी चाहिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो ना, हम्म। उसमें एक्स की पावर बेसिकली 0 हो जाए। जी। सही है? अब ये तुम्हें पता है कि तुम जो सा भी बायनोमियल टर्म बनाओगे, उसमें हाँ। एक न्यूमिनेटर में होगा, एक्स होगा न्यूमिनेटर में, और जी। एक एक्स होगा डिनोमिनेटर में। जी। सही है? ऊपर वाले एक्स की जो भी पावर है, मिसाल के तौर पे कोई बायनोमियल तुमने बनाया, और अभी से मिसाल दे रहा हूँ, लिखना मत। हम्म। इस एक्स को 4 मिला तो ये x4 हो गया। जी। इस एक्स को क्या मिले कि ये x4 को कैंसिल आउट कर दे, ये पहले से एक्स स्क्वायर है। हम्म। इसको अगर यानी 2 मिले तो हाँ, अगर इसको 2 मिलेगा तो ये ये कैंसिल कर देगा। एक्स स्क्वायर बनेगा, और एक्स स्क्वायर को 2 मिलेगा तो ये x4 को कैंसिल आउट कर देगा। और 1। जी। यानी आपको वो टर्म की तलाश है जहां पर इसको जो भी पावर मिले, इसको उसका हाफ मिले। जी। सही है बात। जी। ताकि ये कैंसिल आउट हो और एक्स की पावर क्या बच जाए, 0 बच जाए। जी। ठीक है, बस ये छोटा सा सोचने का काम है, उसके बाद बात खत्म है। 3 और 6 हम ले लेंगे इसके अंदर शायद। 3 और 6, यानी कि तुम कह रहे हो एक्स को 6 मिले हम्म। और 5/x² और को 3 मिले। तो 3 मिल जाए तो दोनों की ये कब पावर होगा? एक्स, दोनों स्क्वायर की पावर एक्स हो जाएगी अगर हम लोग 9 कॉम्बिनेशन 3 के अंदर हो सकता है ये। हाँ, ये सिर्फ 9 कॉम्बिनेशन 3 में होगा। जी। ठीक है। जब इसको आपका डिफरेंस मिलेगा, और यानी हम्म। कि इसको n-r मिलेगा और इसको r और मिलेगा। उसको आर मिलेगा। सही है। तो वो तभी जी। मुमकिन है कि तुम अपनी एक्सपेंशन में कौन सी टर्म उठा लो, 9 9 कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन थ्री 3। अब 9 कॉम्बिनेशन 3, पहली टर्म को तुमने क्या दे दिया, 9-3, 9-3 दूसरी और टर्म को दूसरी हमने टर्म को आर दे तुमने दिया दे दिया 3। 5 5/x² अपॉन एक्स पर की होल पावर क्यूब। सही है बात। जी। अच्छा, अब अब ये तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है। हम्म। अगर स्टेप करेंगे तो भी आप, अब फर्ज करो मैं स्टेप से भी कर रहा हूँ, ये एक तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना। अब तुम्हारे हम्म। जैसा बच्चा तो डायरेक्टली सोच सकता है, हर बच्चा डायरेक्टली नहीं सोच सकता ये चीजें। ठीक है। और हो सकता है कहीं कहीं तुमको भी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पास एक दो ही सवाल हैं ये वाले। ठीक है। जी। तो बहुत प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। तो तुम क्या करते हुए जाओगे, 9 कॉम्बिनेशन 0, हम्म। एक्स को तुमने दे दिया 9, और 5/x² को तुमने दे दिया 0, जो मैं नहीं लिख रहा। हम्म। सर बस 1 सेकंड में अपने फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, बस 1 सेकंड। हाँ हाँ। मैं आ रहा हूँ सेकंड में। हाँ, जाओ।
आवाज आ रही? हाँ मुस्तफा, आवाज आ रही है मेरी? सर कर लें स्टार्ट? हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी। हाँ, अच्छा, तो एक तो मैंने ये तुमको डायरेक्टली लिख के अभी छोड़ा हुआ है ना। अच्छा, दूसरा मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ प्रॉपर्ली, और वहां तक एक्सपेंड करूंगा जब तक मुझको ये नहीं हो जाए कि x की पावर्स 0 हो जाएंगी। ठीक, जी। फिर 9 कॉम्बिनेशन 1 पे आया। अब जब 9 कॉम्बिनेशन 1 पे आया तो अगेन x को मैक्सिमम दे रहा हूँ और 5/x² को 1 दे रहा हूँ। ठीक है, तो जी। x आ गया 8 पर और अगला आ गया 5/x² सीधा सीधा। सही, अभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा। फिर आ गया 9 कॉम्बिनेशन 2 पर। अब जब 9 कॉम्बिनेशन 2 पर आ गया तो x आ गया 7 और 5/x² पर आ गया स्क्वायर। जी। ठीक है, अच्छा, अब मैं फर्दर एक्सपेंशन नीचे कर रहा हूँ अगर कभी जगह खत्म हो जाए। अब मैं अगला गया 9 कॉम्बिनेशन 3 पर और फिर जी। x को मैंने दिया 6 6 और 5/x² को मैंने दिया 3। 3। अब यहाँ जब मैं पहुंचा तो फिर मैंने, अच्छा, जैसे जैसे आप टर्म लिखते जाएं आप कंपेयर करते जाएं जरा अपना पावर्स को। अब यहाँ पहुंच जी के आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, ये वो टर्म है जिसमें x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। सही है, जी इसको आपने उठा लिया अलग से। ठीक है, अब आपने जी। ये टर्म एक्सपेंड करके निकाली या डायरेक्टली निकाली, चलें ये आपके हाथ में हो गया। सही है, अब यहाँ से ऑनवर्ड पे सॉल्यूशन सेम होगी। बात समझ आ गई? जी तो अब इस टर्म को फिगर आउट करने के लिए एक्सपेंड करके आपने फिगर आउट कर लिया। ठीक है, और या फिर डायरेक्टली फिगर आउट कर लिया। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे बस। 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x 6 की खैर है, 5 का क्यूब और x की पावर 6 हो गई। पावर 6। ठीक है, अब बस सिंप्लीफाई कर देना है। इसको इससे कैंसिल आउट किया जी। और 3 से उसको कैंसिल आउट कर दिया तो 3 और 2 से और इसको 2 से 4 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 120। मल्टीप्लाई बाय 125। तो वो फिर जो भी आंसर आएगा। अभी है कैलकुलेटर? नहीं, अभी तो नहीं है। अच्छा, एक मिनट, मेरे पास पड़ा हुआ इत्तेफाक से। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 125, 10,500 है आंसर। ठीक। ठीक है, अब वो कौन सा सवाल था? बिल्कुल ऐसे ही था ना, वो था क्वेश्चन नंबर 7 था शायद, या 9। 7 तो नहीं होगा, 9 था। ठीक है, तो अब इसी तरह से ये सवाल एक ही है, ठीक है ना? तो ट्राई क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये एक ऐसी चीज है जो अब मुझे एक्सरसाइज पढ़ाने से पता है कि है, ये हमारे एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ी हुई है। यानी कि बुक के एक्सप्लेनेशन में जाओगे ना तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का अलग से कोई टॉपिक नहीं है। अब वो जरा खैर ए लेवल्स जो है वो एक्सरसाइज बुक में से पढ़ा पढ़ा के एक आध जो है वो थोड़ा सा आइडिया था, पढ़ा दिया। और सर जैसा आपने क्वेश्चन ऊपर लिखा है, लाइक जो ये वाला